जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप सीरीज। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चले। दोस्तों आपको बता दें, पूरी क्लास को देखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो सीधा आपके पेपर में छपने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवाल, आज की क्लास। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि G20 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में G20 शिखर सम्मेलन परीक्षा में आपके आने वाला सवाल होगा। इसका आयोजन भारत में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, कि जर्मनी में हुआ है, कि उज्बेकिस्तान में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये हुआ इंडोनेशिया के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इंडोनेशिया में भी दोस्तों कहां पर हुआ है, तो आपको कहना है बाली। दोस्तों इंडोनेशिया में एक स्थान है बाली, यहां पर हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों G20, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1999। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। G20 दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि G20 इसमें दोस्तों कुल कितने मेंबर हैं, दोस्तों इसके अंदर 20 मेंबर होते हैं, 19 मेंबर होते हैं। दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, उसका क्या नाम है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से कमेंट कर छाप कर बताएं कि यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसमें कितने देश शामिल हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि G20 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, यूरोपियन यूनियन। इसको आप नोट कर लें। इसकी स्थापना कब हुई है, 1999 में। और दोस्तों 2023 की बैठक कहां पर होगी, अपने भारत में होगी। अगर आपसे कहा जाए 2023 इसकी दोस्तों भारत कहाँ पर होगी बैठक, ये भारत में होने वाली है। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों भारत में बैठक होने वाली है पहली बार। और दोस्तों इसका शेरपा किसको नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसका दोस्तों G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया भारत में, अमिताभ कांत जी को किया गया। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देके रखा हुआ उज्बेकिस्तान। इसमें क्या हुआ है, SCO संघाई सहयोग संगठन। इसकी दोस्तों बैठक कहां पर आयोजित हुई थी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी कहां पर, समरकंद उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसकी बैठक आयोजित हुई थी, आप सबको पता है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि SCO संगठन में दोस्तों किसने अब किसको पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी नियुक्त किया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, और उसके अंदर 27 देश शामिल हैं। आप सबको नोट करके रखना है। अब आप कमेंट करके बताएं कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, UNDP के द्वारा, IUCN के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी दोस्तों, या इन दोनों के द्वारा, ए और बी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इन आवर लाइफ टाइम अभियान ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। ये लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय और UNDP के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करें। दोस्तों इसको कहां पर लॉन्च किया गया था, तो आपको नोट करना COP 27। कहां पर, COP 27। इसके अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों COP 27 इसका आयोजन कहां पर हुआ, इजिप्ट मिस्र में हुआ है। कहां पर, मिस्र में। COP 27 का आयोजन कहां पर हुआ, मिस्र। इसकी राजधानी क्या है, काहिरा। इसको भी आप नोट करें, इसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें पर्यावरण मंत्रालय और UNDP। इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों कहां पर इसको लॉन्च किया गया है, COP 27 के अंदर, जिसका आयोजन इजिप्ट मिस्र में हुआ है। इसको आप नोट करें। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि IUCN दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ये संस्था क्या करती है कि रेड डाटा बुक जारी करती है, आप सबको पता होगा। रेड डाटा बुक दोस्तों कौन जारी करता, IUCN। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि G24 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया। लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। फ्रेंच गुआना से, सिंगापुर से, कोच्चि से, या विशाखापट्टनम से। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। G24 मिशन दोस्तों इसको कहां से लॉन्च किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। ये फ्रेंच गुआना दोस्तों यहां से लॉन्च किया गया है। और ये दोस्तों कहां पर एक स्थान है, कोरू।
फ्रेंच गुआना कोरू, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके रॉकेट का भी नाम आप याद करके रखेंगे, एरियन 5। एरियन 5 ये दोस्तों रॉकेट का नाम था। इसको दोस्तों GSAT-24 ये मिशन दोस्तों एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से? फ्रेंच गुआना कोरू से। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में देखे रखा हुआ है सिंगापुर। अगर आपसे कहा जाए PSLV C-53, दोस्तों PSLV C-53 इसके द्वारा किस देश के 3 सैटेलाइट को भेजा गया है, तो आप कहेंगे सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भेजा गया है PSLV C-53 के द्वारा। इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पीसा का संबंध किस समिति से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी से कमेंट के छाप कर बताइएगा कि पीसा का अधिनियम कब का है। दोस्तों आपको बता दें पीसा का संबंध किस समिति से है, जल्दी से बताएं। शिवरमन समिति, विजय केलकर समिति, संतानम समिति की दिलीप भूरिया समिति? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों पीसा इसका संबंध किस समिति से है, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों दिलीप भूरिया समिति। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पीसा का संबंध है दिलीप भूरिया समिति से। इसका अधिनियम कब का है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। शिवरमन समिति इसके द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना हुई है, तो आप सबको पता है नाबार्ड। अगर आपसे कहा जाए कि नाबार्ड इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 ये दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन बनाए गए, शाहजी केवी ये दोस्तों इसके वर्तमान में हेड बनाए गए। इनको भी आप नोट करें। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड, और नाबार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा, जीवा कार्यक्रम। कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। विजय केलकर समिति आपको याद आ रहा होगा, ये जीएसटी से संबंधित है। किससे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, आप सबको पता होगा। जीएसटी कैसा कर है, यह दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। इसको भी आप नोट कर रहे हैं। दोस्तों पूरे भारत में जीएसटी कब से लागू हुई थी, तो आप सबको पता है 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। और कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट करें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि जीएसटी काउंसिल इसका अनुच्छेद कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। 23 जून 1894, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 7 अप्रैल 1948। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों डेट अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों हुई थी 23 जून 1894। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ल्यूशाने। ल्यूशाने ये दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। इसीलिए दोस्तों 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। आप सबको याद रखना है। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है, थॉमस वॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, थॉमस वॉक इसके हेड हैं। इसको भी आप नोट करें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1 अप्रैल 1935 इसको क्या हुआ था, इसको दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। आप सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। दोस्तों 1 जनवरी 1949 इसको क्या हुआ था, तो आप कहेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 रटा हुआ होगा दोस्तों आपको, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको बता दें आरबीआई इसके पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन दोस्तों इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। जितने सवाल दोस्तों मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं, उतने सवाल आपको कमेंट में उसके उत्तर छाप कर बताने हैं। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। दोस्तों अपना योगदान बनाकर रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? ओटावा है, कैनबरा है, नोम पे है कि मस्कट है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण है, चारों राजधानियां मैं आपको बताने वाला हूं। कंबोडिया दोस्तों यहाँ पर क्या स्थित है आप सबको पता होगा, अंकोर वाट का मंदिर। और दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है? तो आपको कहना है नोम पे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट, दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है, आपको याद होगा। अब दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है? नोम पे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ओटावा ये किसकी राजधानी है? ये दोस्तों कनाडा की राजधानी है। ओटावा दोस्तों किसकी राजधानी है? कनाडा की। अब दोस्तों बात करते हैं कैनबरा, ये दोस्तों किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर आपसे कहा जाए मस्कट, ये दोस्तों कहाँ की राजधानी? ओमान की। यूपी SSC पैट की परीक्षा में 2 बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? दोस्तों में नहीं पर स्थित है। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भूपेन हजारिका पुल ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों लोहित नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। भूपेन हजारिका पुल दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। और ये किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों नर्मदा नदी ये दोस्तों कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से? अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, इनका उद्गम स्थल है, इसको आप नोट करें। दोस्तों कृष्णा नदी ये कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर यहां से निकलती है दोस्तों कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसको कहां पर सांगपो कहा जाता है? तो आप कहेंगे तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है, ग्रुप डी में भी ये सवाल पूछा गया था। और माजुली द्वीप दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये भी आप नोट करें। अब दोस्तों भूपेन हजारिका पुल किस राज्य में स्थित है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश है, मुंबई है, कोलकाता है कि मध्य प्रदेश है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं, सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 इसका विजेता कौन है? तो आपको नोट करके रखना है हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि रणजी ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रणजी ट्रॉफी दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2022 इसका दोस्तों विजेता कौन रहा है? ये महाराष्ट्र, सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश बना है, इसको आप नोट करें, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी, अगर आपसे कहा जाए विजय हजारे ट्रॉफी 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन बना है? महाराष्ट्र, मुंबई बना है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आपकी कॉपी में होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मानगढ़ भील जनजाति हत्याकांड संबंधित है, यानी कि किस वर्ष से संबंधित है? 17 नवंबर 1913, 22 अप्रैल 1992, 29 जुलाई 1973, 1 जनवरी 1995? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताने वाले हैं। दोस्तों मानगढ़ भील जनजाति हत्याकांड ये दोस्तों इसका संबंध किस वर्ष से है? तो आपको नोट करके रखना है 17 नवंबर 1913 को दोस्तों यह हत्याकांड हुआ था। और इसका संबंध किस राज्य से? राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान, इसको आप नोट करके रखें। ये दोस्तों बहुत बड़ा हत्याकांड था, मानगढ़ भील जनजाति। दोस्तों वहाँ पर भील जनजाति के समुदाय को काफ़ी बड़ी मात्रा में दोस्तों उनकी हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड के अंदर। और ये हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। 22 अप्रैल 1992 इसको क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन, आप सबको याद होगा, पृथ्वी सम्मेलन, इसको दोस्तों रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको आप नोट करें। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन कब? 22 अप्रैल, इसलिए दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई 1973 इसको क्या होता है? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों कब का? 29 जुलाई 1973, इसलिए दोस्तों विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? ये दोस्तों 29 जुलाई को मनाते हैं। 1 जनवरी 1995
WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो आपको कहना है कि 1 जनवरी 1995 को। इसको भी आप नोट कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित नहीं हुआ। कहाँ नहीं आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में, गोवा में, नवी मुंबई में कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। फीफा यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है आपकी परीक्षा में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित नहीं हुआ है, हमसे यह सवाल पूछा गया है। तो आप नोट करके रखें, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अपने भारत देश में हुआ है। और भारत देश में भी दोस्तों कहाँ कहाँ हुआ है? ये भुवनेश्वर में हुआ है, गोवा में हुआ है, मुंबई में हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पर इसका आयोजन नहीं हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसको आप नोट करें, भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई, सबको पता है कि दोस्तों इसका आयोजन अपने भारत में हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किस शहर में नहीं हुआ है। एक तो दोस्तों भुवनेश्वर में हुआ है, गोवा में हुआ है और मुंबई, इन तीनों शहरों में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके विजेता को लेकर। अगर आपसे कहा जाए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, दोस्तों इसका विजेता कौन बना था? स्पेन बना था, आप सबको पता होगा, स्पेन। अब दोस्तों इसका उप विजेता यानी कि दोस्तों स्पेन किसको हराकर विजेता बना है? उप विजेता ये दोस्तों बना था कोलंबिया। कोलंबिया इसका दोस्तों उप विजेता बना था। अब इसका शुभंकर क्या था? तो आप सबको मैंने लिखवाया है, कई बार नोट कराया है दोस्तों, ईवा इसका शुभंकर था। इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे सवाल आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आकांक्षा ब्यूहारे, इनका संबंध किस खेल से है? योगासन, वेट लिफ्टिंग, ट्रिपल जंप या पैरा पावर लिफ्टिंग? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आकांक्षा ब्यूहारे, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये एक वेट लिफ्टर हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों निखत जरीन, मीराबाई चानू, ये सब नाम सबको पता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो दोस्तों छुपे रुस्तम सवाल होते हैं और वही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों आकांक्षा ब्यूहारे, इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। इसको आप नोट करके रखें। योगासन, दोस्तों पूजा पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पूजा पटेल, इनका संबंध दोस्तों किससे? ये दोस्तों योगासन से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में संपन्न हुए उसके अंदर इन्होंने भारत को दोस्तों मेडल दिलाया है, इसीलिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ट्रिपल जंप, इससे दोस्तों एक खिलाड़ी है एल्डोल पॉल, इनका संबंध दोस्तों किससे? ट्रिपल जंप से। इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया है अपने भारत देश को। इन सारे नामों को आप नोट करके रखें। पैरा पावर लिफ्टिंग, दोस्तों एक नाम है सुधीर कुमार, ये दोस्तों कौन है? ये पैरा पावर लिफ्टर हैं। इसको आप नोट करें। इन्होंने भी दोस्तों भारत देश को दोस्तों गोल्ड मेडल दिलाया है, किसके अंदर? पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर। पहले खिलाड़ी हैं, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अंबिका चरण मजमूदार? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। हिस्ट्री का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। आपको मैं दोस्तों चारों डेटे यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ। कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो आप सबको पता है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कराची अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, इसको आप ध्यान में रखें। और कराची अधिवेशन हुआ कब था? 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए, ये दोस्तों कराची अधिवेशन में ही दिखाए गए थे। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, किसकी दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन ये कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी, इन्होंने दोस्तों 1924, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबिका चरण मजमूदार, इन्होंने दोस्तों 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि मॉन्टेगू चैम्स्फोर्ड अधिनियम, इसका संबंध किस वर्ष से है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1969। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है। ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों, इसके कितने अंग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके दोस्तों कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दोस्तों इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए यूएन महासभा की पहली प्रतिनिधि दोस्तों स्पीकर किसको बनाया गया, रुचिरा कंबोज को बनाया गया। इसको भी आप नोट करके रखें, इसको भी आप नोट करेंगे। 16 अक्टूबर 1945, इसको दोस्तों किसकी स्थापना हुई है, जल्दी से बताएं। FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है, 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते, राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाते हैं। इसको भी आप नोट करें। 1 जनवरी 1995 WTO इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नागोजी ओंकाजा इवेला। दोस्तों 15 अगस्त 1969, ये दोस्तों किसकी स्थापना वर्ष है, ये इसरो का स्थापना वर्ष दोस्तों कौन सा है, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1969। अब दोस्तों बात करते हैं इसके हेड कौन है, सोमनाथ जी हैं। कौन है, सोमनाथ। दोस्तों जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको उतनी जानकारी बताई है। सारी जानकारी को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। यहाँ पर दोस्तों सवाल उसका उत्तर बता देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। ऐसे सवाल लेकर आता हूँ और ऐसे ऑप्शन आपको सेट कर देता हूँ जिससे कि दोस्तों 4 नए सवाल आपको बताए जा सकें, पुराना दोस्तों आपको रिवाइज कराया जा सके। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि काला सागर और ओजैब सागर के मध्य में कौन सी जलसंधि पाई जाती है। कर्च की जलसंधि, जिब्राल्टर की जलसंधि, बॉस्फोरस की जलसंधि या पाक जलसंधि। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। काला सागर और ओजैब सागर इसके बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों कर्च की जलसंधि पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। काला सागर और ओजैब सागर इसके बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाएगी, कर्च की जलसंधि पाई जाती है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए जिब्राल्टर की जलसंधि किसके बीच में पाई जाएगी, तो आप कहेंगे भूमध्य सागर और दोस्तों अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है, जिब्राल्टर की जलसंधि पाई जाती है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों बॉस्फोरस की जलसंधि, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। बॉस्फोरस की जलसंधि किसके किसके मध्य में पाई जाती है, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। दोस्तों पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों पाक जलसंधि पाई जाती है। इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, यानी कि दोस्तों वैश्विक बहुआयामी सूचकांक कौन जारी करता है। जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि दोस्तों UNDP इसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें इसके द्वारा एक चीज और जारी की जाती है। क्या दोस्तों, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप कहेंगे UNDP के द्वारा। और इसमें अपने भारत देश का स्थान कौन सा, 132वां। इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं। दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, शीतल वाड़, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र इसका जनक किसको कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना है। ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट करके रखेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एडम स्मिथ। दोस्तों इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। इसको दो आप एक बार रीचेक करेंगे खुद से।
एक बार इसको आप खुद से रीचेक जरूर कर लेंगे। दोस्तों शीतल वाड़ ये दोस्तों कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विधि, अगर आपसे कहा जाए विधि आयोग, विधि आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष, अगर आपसे कहा जाए विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये शीतल वाड़ थे। इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हेमिस, थिस्के और लामा यूरू किस धर्म के मठ हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म है कि इस्लाम धर्म? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हेमिस, थिस्के और लामा यूरू ये किस धर्म के मठ हैं? तो इसको आप नोट करके रखें। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इसको नोट करके रखें। दोस्तों बौद्ध धर्म की बात आई है तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं नोट कराता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपकी परीक्षा को लेकर। महात्मा बुद्ध, दोस्तों इनके दोस्तों गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग, गृह त्याग दोस्तों इनकी गृह त्याग की जो घटना है वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। दोस्तों इनकी जो गृह त्याग की घटना है वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण। इनके दोस्तों अगर आपसे कहते हैं प्राण त्याग, प्राण त्याग, इसकी घटना दोस्तों क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये दोस्तों इनके प्राण त्याग की घटना कहलाती है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी नदी की नर्मदा नदी? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। स्वर्णरेखा नदी, इस पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात स्थित है? जल्दी से बताएं। कई बार मैंने आपको नोट कराया है वह जलप्रपात, जल्दी से बताएं दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा। नर्मदा नदी, इस पर दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार, धुआंधार जल प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात, कौन सा दोस्तों? हुंडरू, हुंडरू जल प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, इसको आप एक बार रीचेक करेंगे कि ये कावेरी नदी पर स्थित है कि गोदावरी नदी पर स्थित है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। इसको दोस्तों एक बार रीचेक कर लेंगे। इसको थोड़ा लेकर कन्फ्यूजन है कावेरी नदी और गोदावरी नदी को लेकर। इसको आप एक बार रीचेक करेंगे, फिर इसकी सत्यता मानेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाई बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथ गो थे, चार्ल्स मैटकॉफ थे, लॉर्ड कर्जन थे कि चेम्सफोर्ड थे? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बंगाल विभाजन इसके समय भारत के दोस्तों वायसराय कौन थे? तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों थे लॉर्ड कर्जन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। 1905 में कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल बनता है कि बंगाल विभाजन की तारीख कब दोस्तों तय की गई थी? 16 अक्टूबर को। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे। इसीलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को पहली बार रक्षाबंधन मनाया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको बता दें लिनलिथ गो ये दोस्तों कब थे? ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन इस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथ गो। गो यानी भारत छोड़ो, भारत छोड़कर जाओ। चार्ल्स मैटकॉफ, इनको क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। आपको कई बार मैंने नोट कराया है। चेम्सफोर्ड ये दोस्तों असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन कब है? 1920 का है। इस समय वायसराय कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जनवरी, 8 मई, 11 दिसंबर, 12 अक्टूबर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। 8 मई आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और ऑप्शंस को लेकर। 11 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया था? तो आप सबको नोट कर लेना है। ये दोस्तों विश्व, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व स्लॉथ वियर दिवस, विश्व स्लॉथ वियर दिवस ये कब सेलिब्रेट किया था? ये दोस्तों 11 दिसंबर को किया था है 2022। ये दोस्तों पहली बार किया गया था, इसको आप नोट करके रखें। 12 अक्टूबर दोस्तों भारतीय भाषा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय भाषा दिवस ये भी दोस्तों पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2022 में। इसको भी आप नोट करके रखें। कब मनाया था? 12 अक्टूबर को। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि EOS 02 तथा आज़ादी सेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C52, PSLV C53, SSLV या PSLV C25। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों EOS 02 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 तथा आज़ादी सेट, इसको दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों SSLV आपका ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको कई बार ये सवाल मैंने नोट कराया है। दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आज़ादी सेट जो कि दोस्तों विफल हो गए थे, लेकिन किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? SSLV के द्वारा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। PSLV C52 इसके द्वारा दोस्तों EOS 04 इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 फरवरी। कब दोस्तों? 14 फरवरी 2022। दोस्तों 2022 का पहला दोस्तों उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? PSLV C52 के द्वारा EOS 04 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। PSLV C53 मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों इसको द्वारा सिंगापुर, किसके दोस्तों? सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भेजा गया था। कितने? 3 सैटेलाइट को भेजा गया था PSLV C53 के द्वारा। PSLV C25 इसके द्वारा किसको लॉन्च किया गया? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाई बहन हमारा अगला प्रश्न कहता है कि तीसरे वंदे भारत ट्रेन किसके किसके मध्य चली? ये सवाल दोस्तों मैं 8 से 10 बार आपको बता चुका हूं, लेकिन आपकी परीक्षा में ये सवाल आने की प्रबल संभावना है। आप सब जानते हैं कि बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों की बात की गई है। इसमें से दोस्तों 4 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा चुका है। आपसे सवाल पूछा गया कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके किसके बीच में चली है? नई दिल्ली से कटरा, नई दिल्ली से वाराणसी, अहमदाबाद से मुंबई, ऊना से नई दिल्ली। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके किसके बीच में चली है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों चली है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। दोस्तों नई दिल्ली से वाराणसी ये दोस्तों पहली ट्रेन चली थी। नई दिल्ली से कटरा ये दोस्तों दूसरी ट्रेन चली थी। अहमदाबाद से मुंबई ये दोस्तों तीसरी ट्रेन चली थी। और ऊना से नई दिल्ली के बीच में ये दोस्तों चौथी ट्रेन चली है। इसको भी आप नोट करें। ये दोस्तों चौथे क्रम की है, ये तीसरे क्रम की है, ये दोस्तों दूसरे, ये पहले। इसको आप नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों टक्कर रोधी यानी कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसको दोस्तों आपस में रोकने के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की गई? कवच। ये दोस्तों टक्कर रोधी प्रणाली है, इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 73, 63। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है। यह अनुच्छेद 82 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें परिसीमन भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। भारत में अब तक दोस्तों 4 बार परिसीमन हो चुका है। इसको भी आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 76 ये किससे संबंधित दोस्तों? महान्यायवादी, लगाइएगा स्टार, महान्यायवादी
दोस्तों अनुच्छेद क्षेत्र किससे संबंधित है, महान्यायवादी। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और दोस्तों ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसको भी आपको नोट कराया मैंने कई बार। अनुच्छेद 71 दोस्तों, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपकी परीक्षा को लेकर। अनुच्छेद 63 ये दोस्तों किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति थे। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63। अब आप कमेंट करके बताएं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसको हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएंगे आप। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर, 5 दिसंबर, 28 दिसंबर या 26 दिसंबर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों वीर बाल दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों मनाया जाता है 26 दिसंबर को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। और दोस्तों 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं, गणित दिवस। आप सबको पता है गणित दिवस, ये दोस्तों कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को मनाते हैं। दोस्तों 23 दिसंबर इसको दोस्तों क्या मनाते हैं, किसान दिवस। इन सारे सवालों को आप नोट करें, ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से छाप कर बताएं कि 28 दिसंबर इसको कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। जल्दी से कमेंट कर कर छाप कर बताएं, सारे सवाल आपको कमेंट कर कर बताने हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और आज के अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और राइट जवाब होगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र को लेकर। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा, नरौरा। नरौरा कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में दोस्तों कैगा है, कैगा। कैगा कहां पर है, कर्नाटक में है। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा, कुडनकुलम, कुडनकुलम। और कल पक्कम, ये दोस्तों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर। एक दोस्तों है काकरा पार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काकरा पार ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ये दोस्तों बार बार रिपीटेड सवाल हैं, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरौरा। कर्नाटक में कौन सा है, कैगा। तमिलनाडु में कौन सा, कुडनकुलम और कलपक्कम। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। काकरापार कहाँ पर है, गुजरात। ये पांचों परमाणु संयंत्र आपकी खोपड़ी में सेट होने चाहिए। कोई सी भी परीक्षा आप देने जाइएगा, सीधा सवाल बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन 25 सवालों में से आपको कितने सवालों के आंसर ठीक ठीक आते थे। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएं। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सारी PDF वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अभी हाल ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसको आप कृपया करके ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों ये सीरीज आप लगातार देखते रहिएगा और पेपर से पहले इन सवालों को आप रिवाइज करके जाइएगा। आप देखिएगा जो जीके करंट GS इसका दोस्तों जो पोर्शन है 40 नंबर का पोर्शन है। इसमें से दोस्तों आपके 40 में से 30 से 35 नंबर ठीक होने की प्रबल संभावना रहेगी। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना प्रेम, अपना सपोर्ट हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।